नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस युद्ध अभ्यास की सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर 11 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में आप सभी का स्वागत है। कल हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 अपना अच्छे से कंप्लीट किया था और उसमें हमने अपने 30 क्वेश्चंस किए थे। 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए थे आपने ये कमेंट करके भी बताया है। बात करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट की, और इसके प्रैक्टिस सेट में भी आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एज यूजुअल हमारे डेली 30 क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस सेट आने वाला है। ये प्रैक्टिस सेट आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यूपीएसआई के लिए जो आपका 14 और 15 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है। यूपी पुलिस जिसकी वैकेंसी कुछ ही समय में आने वाली है, और एसएससी जीडी जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके लिए ये आपकी जो सीरीज चल रही है युद्ध अभ्यास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चंस को टच कर रहा हूँ, चाहे वो आपका लो लेवल का क्वेश्चन हो चाहे वो आपका के अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो। आप सभी लोग देखते भी होंगे कि इस युद्ध अभ्यास की सीरीज में हम अपने जो सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस जैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी रखते हैं। आज के मॉक टेस्ट में भी आप देखोगे आपको सीजीएल सीएचएसएल मेंस के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नॉर्मल एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो आपका यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी या एसएससी सीजीएल सीपीओ के प्री एग्जाम के क्वेश्चन हो। हम इस प्रैक्टिस सेट में अपनी एक मैथ की कलेक्टिव जो हमारी प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा रहने वाला है। इस प्रैक्टिस सेट को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, यानी इस युद्ध अभ्यास के सीरीज को अगर आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में 100% स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इसमें मैं बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट बना के लेके आता हूँ, जिसमें आपको बहुत वेरियस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। हर टाइप इसमें ध्यान में रखा जाता है। जैसे आप समझिए परसेंटेज है, तो परसेंटेज के हमारे 13 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उन 13 के 13 टाइप को मैं आपको इसमें सारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सारे टाइप को कवर करा दूंगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी और सारे मैथ की कंप्लीट रिविजेशन भी हो जाएगी। रिवीजन भी आप अच्छे तरीके से इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मैथ की कराई जाएगी। आपने देखा होगा यूपीएसआई के लिए हमने जो पीवाईक्यू सीरीज चलाई हुई थी, उस पीवाईक्यू सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, जिसमें हमने सारे के सारे चैप्टर आपके बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं। आपका एक चैप्टर उसमें रह चुका है जो मैं आपको हाल ही में करा दूंगा, और उस चैप्टर का नाम है आपका स्टैटिस्टिक्स। ये जो सांख्यिकी का चैप्टर होता है उससे आपके मीन मीडियन मोड के जो क्वेश्चन आते हैं, वो चैप्टर अभी हमारा रह चुका है दोस्तों। उस चैप्टर को हम बहुत जल्दी ही समाप्त कर लेंगे, तब जाके हमारी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बन जाएगी, और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी जैसे एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ्स की प्रिपरेशन कराई गई है, और जहाँ पे आपको कंप्लीट मैथ्स का जो रिवीजन है वो आपका हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर आपका वीक है या किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आती है, तो अगर आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, यानी उस वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट को तैयार करना चाहते हैं, तो उस प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डलवा दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में दोस्तों आपको अगर 100 डेज जो हमारा टारगेट सीरीज चल रही है यूपीएसआई के लिए, अगर उससे ज्वाइन होना है, जिसमें आपको डेली टारगेट के रूप में चीज़ें बताई जाती है, आपको आज के टारगेट में क्या दिया जाएगा, इस तरीके से सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, गाइड किया जाता है प्रॉपरली। आप अगर उस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात रही पीडीएफ की, पीडीएफ भी आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है मैथ्स 247, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बात के। आज थोड़ी सी बात ज़्यादा हो गई, लेकिन ज़रूरी है आपको थोड़ी सी जानकारी देना। शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की, खूबसूरत सेशन की, और इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप सभी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है इस युद्ध अभ्यास की सीरीज में, प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में 55% पुरुष और शेष महिलाएं। इस लाइन को पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में आई होगी कि निर्वाचन क्षेत्र में पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों है, मैन और वुमेन दोनों है, जिसमें आपको 55% कौन है, मेल है, यानी कि 55% पुरुष है। बाकी आपके बचे हुए जो 45% लोग हैं वो कौन सा है, वो है महिलाएं। यदि 40% पुरुष अशिक्षित तथा 40% महिला शिक्षित है, ये लाइन बहुत ही ध्यान से आपको पढ़नी है। अगर मैं बात करता हूँ पुरुष की, अगर मैं मान लेता हूँ 55% पुरुष है, तो इसमें 40% जो पुरुष हैं वो अशिक्षित है। अशिक्षित का मतलब मैं इलिटरेट से बना देता हूँ, ILL में इसको कर देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ 60% पुरुष की, तो इनमें से 60% पुरुष कैसे होंगे दोस्तों, 60% पुरुष होंगे जो लिटरेट होंगे। लिटरेट का मतलब होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, तो मैं इसको बोल देता हूँ एल से। ठीक है, ये डिनोट कर देता हूँ। आगे की बात अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन में, तो आपको बताया गया है कि 40% महिलाएं शिक्षित है, तो आप इसमें से 40% महिलाओं को अलग कर दीजिए। ये जो 40% महिलाएं हैं ये लिटरेट है, शिक्षित है, और जो 60% महिलाएं हैं वो कौन होंगी, वो इलिटरेट होगी, यानी कि वो आपकी अशिक्षित होंगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, माफी चाहूंगा दोस्तों, थोड़ी सी खांसी के चलते आपको बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। अब हमसे जो पूछा गया है उस पे आते हैं। तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या अशिक्षित पुरुषों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत है, ये आपको बताना है। हमें जो फोकस करना है वो अशिक्षित लोगों पे करना है, अशिक्षित पुरुष पर और अशिक्षित महिलाओं पर ही हमें फोकस करना है। आप मुझे बताएंगे, अगर मैं 55 लोगों का, अगर मैं इनको 55 लोग मान लेता हूँ और इसको 45 लोग मान लेता हूँ, आप मुझे बताएंगे 55 लोगों का 40% कितना आएगा। आप बोलोगे भैया सिंपल है, 55 लोगों का 40% आएगा 22। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं 45 लोगों का अगर मैं 60% मान लेता हूँ, 60% 3/5 तो 27 हो जाएगा। तो 27 लोग हो जाएंगे हमारे पास कौन, ये हो जाएंगे वुमेन जो पढ़ी लिखी नहीं है, अशिक्षित है। ये हो जाएंगे मैन जो पढ़े लिखे हैं। आपको यही चीज बतानी है कि आपको यही चीज बतानी है कि अशिक्षित महिलाओं की संख्या शिक्षित पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कितने प्रतिशत अधिक है, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे अधिक कितना है। आप बोलोगे भैया 5 अधिक है, और किससे अधिक है, 22 से अधिक है। मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा 100। आप इसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 500/22। 22 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 22 दूनी 44 आपके पास आ जाएगा। आपके पास 6 बचेगा तो 22 दूनी 44 आपके पास आ जाएगा, यानी 22.7% आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, 22.7। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। आपको ऐसा लग सकता है दोस्तों कि क्वेश्चन को करने में हमें देरी हो रही है, आपको लग सकता है कि क्वेश्चन हमें बहुत टाइम लेके कराए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। अगर आप बोलोगे कि समझाओ ना भैया, ऐसे ही आंसर मार के चले जाओ, तो उसको उस तरीके से चीज़ें अच्छी नहीं होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 2 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, ध्यान से समझेंगे और उसको करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 40 वस्तु 50 रुपए की दर से खरीदी। उसने 35 वस्तु 20% के लाभ पर बेची। शेष 5 वस्तु उसकी क्षतिग्रस्त होगी, जिसके कारण उन्हें वे 10% की हानि पर बेच पाया। उसका कुल लाभ आपको बताना, कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो, इसको करने के दो तरीके आपके पास हैं। एक तो शॉर्ट मेथड है, एक मेथड बहुत नॉर्मल सा है, आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मैं एलिगेशन से पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपको शॉर्ट मेथड से भी बताऊंगा।
ये मेथड नंबर मेरे पास हो जाएगा 1। मेथड नंबर 1 हमारे पास क्या है, एलिगेशन मेथड से हम इसको करते हैं। आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि 20% के लाभ पर जो आपकी वस्तु बिकी वो कितनी वस्तु है, वो 35 है। 10% की जो हानि है हमारे पास, उस पर जो वस्तु बिकी होंगी वो कितने प्रतिशत वस्तु है, वो 5 वस्तु है। मैं मान लेता हूँ जो कुल लाभ इसका हुआ है वो हुआ है x। ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि x% का इसका कुल लाभ हुआ होगा। आप प्रतिशत के साइन को भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ही करके देख लीजिए, क्योंकि हमें पता है परसेंटेज में एलिगेशन हम लगा रहे हैं तो x% हमारे पास ही आ जाएगा। आप इसमें एलिगेशन लगाइएगा। यहाँ पे आपके पास जब माइनस करोगे तो x प्लस के कितना बनेगा, 10 बनेगा। यहाँ पे जो आपके पास बनेगा वो बनेगा 20 माइनस के x। अब दूसरी बात आपको पता है कि इनका जो अनुपात ऑलरेडी हमें दिया हुआ है ये है 35:5। 35:5, यानी इन दोनों का जो अनुपात आना चाहिए वो 35:5 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी इनका अनुपात दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूँ x/10 अपॉन 20 माइनस के x की, तो ये बराबर होना चाहिए किसके, 35/5 के। अगर 35/5 को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 7/5 लिख सकता हूँ, 7/1 लिख सकता हूँ, इसको 7/1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस के 10 बराबर, ऊपर 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 यानी 140 माइनस के 7x। यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ आप x की वैल्यू इधर को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ये आपके पास आ जाएगा 8x। तो 8x बराबर आपके पास हो जाएगा 130। जब आप इसको 130 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी वो निकल के आएगी 16.5%, क्योंकि 16 128 होते हैं। तो 128 के आसपास आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये तो था आपके पास एलिगेशन मेथड। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उस पर चलते हैं। दूसरा मेथड आपका क्या है, बहुत शॉर्ट मेथड है और आप इसको बहुत शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगे दोस्तों, देखो कुल वस्तुएं कितनी है, आप मुझे बताएंगे जो 35 वस्तुएं हैं मेरे पास वो कितने प्रतिशत की हानि पर बेची गई है, लाभ पर बेची गई है, 20% के लाभ पर। अगर लाभ है तो हम करेंगे प्लस, और अगर हानि हो तो उसको करेंगे माइनस। ये 5 वस्तुएं हैं मेरे पास 10% की हानि पर बेची गई, क्योंकि हानि है तो मैंने बीच में माइनस कर दिया। अभी टोटल का टोटल पैसा जो है वो 40 वस्तु में बढ़ जाएगा, तो आपको टोटल निकल के आ जाएगा कितने प्रतिशत का आपको टोटल लाभ हुआ। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 35 दूनी कितने होते हैं, 35 दूनी होते हैं आपके पास 70, यानी कि 700 आ जाएगा। और 700 माइनस के आपके पास हो जाएगा 5/50, और बराबर बटे आपके पास हो जाएगा 40। यहाँ से आपके पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 650/40, यानी वही आपके पास आएगा 65/4। तो 65/4 को आप क्या लिख सकते हो, 16 चौका 64 आप लिखते हो, 64 सही 16.5%। तो आपके जो पास जो आंसर आ जाएगा, फिर भी आपके पास आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी उम्मीद करूंगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। या तो आप इसको एलिगेशन से कर लीजिए या आप इसको सिंपल तरीके से कर लीजिए। मुकेश एक वस्तु के 80% भाग को 20% के लाभ पर और शेष भाग को 5% की हानि पर बेचता है। मैं मान लेता हूँ एक तो हमारे पास 20% का लाभ है और एक हमारे पास 5% की हानि है। ये आपको अच्छे से बात समझ में आ गई। दूसरा मैं मान लेता हूँ ये x% है और इसको इसका अनुपात जो आपको दिया हुआ है वो 80 और 20%, यानी मैं इसको बोल दूंगा 4:1 के अनुपात में होगा। भाई 80% का भाग हो जाएगा मेरे पास 4 यूनिट, और एक जो बचेगा मेरे पास बाकी हो जाएगा। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको बोला गया है इस प्रकार 9,300 रुपये का लाभ होता है, पैसे में दिया हुआ है। हमारे यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से परसेंटेज निकलेगा। तो x% की जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, 20 की मल्टीप्लाई आप 4 से कर सकते हैं, 5 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे। 20 चौक 80 और 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। और 75 बटे कितना हो जाएगा, ये इसका ऐड कर देंगे तो 5 डिवाइड कर देंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 15%। यानी ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हुआ वो 15% का प्रॉफिट हुआ। अब इस 15% के प्रॉफिट को की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है,
इस 15% के प्रॉफिट की वैल्यू हमें दी हुई है दोस्तों कितनी, 9300। आपको जो निकालना वो मूल्य, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। सिंपल है। आप इसको कैसे करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, देखो 15 छक्का 90 होते हैं, वो 15 दूनी 30 होते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई आप कर देंगे 100% से, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 62,000। यानी 62,000 आपके पास क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी 62,000, यानी सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, क्रय मूल्य आपका हो जाएगा सीपी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपका मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। आपको बोला गया है दोस्तों, 4 व्यापारी हैं, अपने माल का विक्रय मूल्य क्रम से, विक्रय मूल्य जो है अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करते हैं। यानी जो उसने क्रय मूल्य अंकित किया उसका अगर सीपी और एमपी की मैं बात करता हूँ, मान लीजिए सीपी कितना है, 100 है, तो एमपी जो उसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एमपी हो जाएगा 142, क्योंकि उसने 42% क्या कर दिया, अधिक अंकित कर दिया। आपसे बोला गया है दोस्तों क्या, आपसे बोला गया है वह अपना माल अंकित मूल्य के 15% की छूट पर बेचता है, ये उसका अंकित मूल्य है। इसके अगर 15% की छूट पे कोई वैल्यू बेचेगा, तो यानी कि इसके 85% पे बेचेगा, इसके 85% पे बेचेगा। आपको बस यही वैल्यू निकाल लेनी है। देखो 25 से 5 से काटेंगे 17 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20 बार कट जाएगा, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 7 71 बार आ जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 और 17 कम 17 का 7 हो जाएगा, 17 17 119 होते हैं, 119 और एक कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब नीचे क्या है हमारे पास, 10 है, तो उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20.7। तो क्या आप इसका लमसम में आंसर बता सकते हो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, भाई ये हमारे पास सीपी था, ये हमारे पास एसपी आ गया, तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20.7% का। और इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 21%, लगभग 21% लिख सकता हूँ, तो 21% आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की, सॉरी 5th की बात करता हूँ, माफी चाहूंगा, 5th नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 70% की वृद्धि की जाती है, यानी एक वस्तु है उसका मूल्य होगा कुछ, उसको 70% क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और फिर इस अंकित मूल्य पर 5% और 20% की योजना गत छूट प्रदान की जाती है, यानी 5% और 20% की दो क्रमागत छूट प्रदान की जाती है। यदि मूल्य का भुगतान नगद में किया जाए तो 20% की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। तो आपको बताना है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको देखो, आप इसको आसानी से कर सकते हो, कैसे करोगे मैं बताता हूँ। आप मुझे बताएंगे, अगर 70% वृद्धि कर दी जाती है, तो मैं मान लेता हूँ उसका जो मूल्य था वो 100 था, और उसको 70% बढ़ा दिया जाता है, तो उसको मार्केट प्राइस हो जाएगा 170, ये उसका सीपी हो जाएगा, ये उसका एमपी हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। अब जो छूट दी जाती है दोस्तों वो एमपी पे दी जाती है, मैं डायरेक्ट छूट ही देता हूँ। मान लीजिए 170 क्या है, इसका एमपी है, इस पे अगर छूट दी जाएगी, पहले 5% की छूट दी गई, तो 5% की छूट का मतलब क्या है, 1/20, यानी कि वस्तु 19/20 रुपए में बिकी होगी, सिंपल है। मल्टीप्लाई, आगे अगर 20% की छूट दी जाएगी तो वस्तु 4/20 में बिकी, 4/5 में बिकी होगी, फिर आगे 20% की छूट और दी जाएगी तो फिर भी जो वस्तु 4/5 में बिकी होगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, एक जीरो से मैं इसको एक जीरो को काट दूं, 5 दूनी 10 बचेगा, और 10 पंजे 50 नीचे हो जाएगा। आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 चौक 16 हो जाएंगे मेरे पास, फिर मुझे 16 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 19 की, और फिर 19 की मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे करनी पड़ेगी 17 से मल्टीप्लाई। तो आप जब इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, 17 और 16 और 19 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा दोस्तों, आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5168। और नीचे आपके पास क्या दिया हुआ है, 5 पंजे 25 दूनी 50 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50।
तो यहाँ से जो आपके पास निकल के आएगा दोस्तों, वो निकल के आएगा इसका एस 50 है। आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और बचेगा कितना मेरे पास 3, 5 छंग 30 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पॉइंट लगेगा। नीचे मेरे पास कितना है 10 और है, तो ये पॉइंट क्या खिसक जाएगा, आगे खिसक जाएगा, यानी 103.36 मेरे पास आ जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, यानी इसका एसपी आ जाएगा। आप मुझे बताएंगे इसका लाभ कितना हुआ, बस आपको यही बताना है। 100 रुपए की वस्तु थी दोस्तों, वो जाके कितने रुपए की बिक रही है, 103.36 की बिक रही है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे 3.36% का प्रॉफिट होगा, 3.36% का प्रॉफिट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास डी ऑप्शन। उम्मीद करूंगा आपको बात समझ आ रही है। और आगे के क्वेश्चन को आप करते के देखना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति ने 25,000 की 1/4 राशि साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर तथा शेष राशि 4% वर्ष 4 प्रति वर्ष उच्च दर से का मतलब है कि 4% अधिक दर से निवेश की। यदि 2 वर्ष के लिए प्राप्त कुल ब्याज उसका 4,125 है, तो दूसरे राशि को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर उसने निवेश किया, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिए। आपको बोला गया है दोस्तों कि जो आपको जो टोटल लाभ मिला, टोटल जो आपको पास ब्याज मिला वो कितना है। टोटल ब्याज आप एक बार समझिए, टोटल ब्याज आपके पास है 4,125 रुपये। अगर मैं इसमें ब्याज का फॉर्मूला लगाता हूँ तो क्या होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी इंटू 100। तो पी आर टू अपॉन 100 होता है, तो पी कितना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। आर आपके पास कितना हो जाएगा, आपको निकालना है कितने परसेंट आपको ओवरऑल मिला। 2 साल की बात है, अपन हो जाएगा 100। आप इसको सोल्व करेंगे, देखो 25 से ये मेरे पास कितनी बार कर जाएगा, पूरा पूरा 165 बार कर जाता है। ये 2 जीरो से मेरे पास 2 जीरो कर जाएगा, आपके पास बचेगा 20। 20 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, ये हो जाएगा आपके पास 165/20। मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ या मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15/4 आपके पास आ जाएगा, यानी 33/4 आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास आया वो आया ओवरऑल, यानी पूरा जो हमको ब्याज मिला वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिला, 33/4% पे। आपको क्या लगाना है, एलिगेशन लगा देना है। मैं मान लेता हूँ पहले जो मेरे पास दर है वो R% है, और बाद में जो मेरे पास दर हो जाती है, जो बाद की राशि है 1/4 से अधिक, वो R+4% पे बेची जाती है, मतलब निवेश की जाती है। ओवरऑल जो मेरे पास दर आ रही है वो 33/4 आ रही है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है। अब देखो आर जो है हमारे पास R% पे हम 1/4 हिस्सा कर रहे हैं, तो 1/4 का एक हिस्सा तो R% पे, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा 3 जो होगा वो कितने दर पे होगा, R+4 दर पे होगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, देखो ध्यान से समझिए। इसको आप सोल्व करोगे, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, आप इस वाली वैल्यू को समझो। आपको ये मल्टीप्लाई कर देना है, ये मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको ऐड करके 4 से डिवाइड कर देना है। कैसे करोगे, आर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपके पास 3R प्लस के कितना हो जाएगा, 4 के 12 हो जाएगा, और बटे आपके पास हो जाएगा 4, और बराबर आपके पास कितना आएगा दोस्तों, बराबर आएगा 33/4। आप इसको सोल्व करो, देखो ध्यान से समझेंगे। ये हो जाएगा मेरे पास कितना, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 4R प्लस के कितना हो जाएगा, 4R प्लस हो जाएगा 12, 4R प्लस 12 हो जाएगा, 4 एलसीएम ले लूंगा तो 3 बचेगा मेरे पास, R प्लस के 3, तो ये हो जाएगा R+3 बराबर मेरे पास हो जाएगा दोस्तों 33/4। तो यहाँ से R का जो मान मेरे पास निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, देखो 4 इधर 3 माइनस करेंगे तो 4 से 12 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 में से माइनस करेंगे हो जाएगा आपके पास कितना, 21/4। और 21/4 का मतलब होता है कितना, बताओ 21/4 का मतलब कितना होता है, 21/4 का मतलब होता है दोस्तों 5.25 5.25 हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो 5.24 के पास आ गई। आपको क्या चाहिए, जो बची हुई राशि है, यानी 1/3 से आगे, तो 1/3 की आगे की जो राशि है वो R+4% पे निवेश की गई।
तो आर कितना है, 4 प्लस 2 5 प्लस के 4 आपके पास हो जाएगा। तो कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा आपके पास 9.25%। तो 9.25% आपका सही उत्तर आ जाएगा, 9.25%। ठीक है, 9.25% आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, यानी आपके पास जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों, आपके पास 7 है। इस क्वेश्चन को मैं तो आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्योंकि इसका आंसर आप देखते लगा दोगे कितना, 3310। कैसे लगाओगे, वही हाफ अर्ली दिया हुआ है तो 20% का हाफ अर्ली हो जाएगा 10%। और जब हाफ अर्ली दिया हुआ है तो समय क्या हो जाता है, 2 गुना, तो समय 2 गुना हो जाएगा मतलब 3 साल। और 3 साल का 10% कितना होता है, 3 साल का 10% होता है 33.1%। आप 10,000 का 33.1% निकालोगे, यही आएगा। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से समझना। पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। पिछले वर्ष की बात हो रही है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का जो अनुपात है वो 3:4 और 5:6 दिया हुआ है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय कितनी है, 24.12 लाख रुपए है, तो पिछले वर्ष में ए की आय बी की आय का योग कितना है, ये आपको बताना है। पिछले वर्ष ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग आपको बताना है कितना। क्वेश्चन मेंस 2022 में आया हुआ है सीजीएल के, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको शायद यहाँ से काफी चीज सीखने को मिले। देखो एक बात आप मुझे बताएंगे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इनके पिछले वर्ष ए और बी की बात करता हूँ, ए और बी की, अगर मैं पिछले वर्ष की बात करता हूँ तो आपको जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, आपको जो दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है। अब इसमें 3 संख्याएं आपको दिख रही है, 4 संख्याएं, 3 4, 3 4 5 6 संख्या दिख रही है। आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, सिंपल है, बस इनका एलसीएम ले लो आप इनका एलसीएम ले लो। मैं बताता हूँ एलसीएम क्यों लोगे। देखो एक बात बताओ मुझे, अगर पीछे साल की मैं बात करता हूँ, 4 अनुपात मुझे कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है। ये लास्ट ईयर की बात है, ठीक है, लास्ट ईयर की ये बात दी हुई है। अगर मैं बात करता हूँ ए और बी की, ये ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है लास्ट ईयर। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसकी आय क्या कर दूं मैं, चार इसका 60 बना दूं। 60 मतलब क्या कर दूंगा, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 60 इसका एलसीएम ले लेता हूँ। 60 अगर एलसीएम लूंगा तो इसको कितना बना लीजिए, ए की आय बना दीजिए आप 60। 60 बनाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 15 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसको मैं ए और बी की जो लास्ट ईयर की आय बोल सकता हूँ, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ। मैं अपनी सहूलियत के लिए इसको 60 और कितना बना लेता हूँ, 60 और 45 बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दी, 15 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। दूसरी बात, मुझे लास्ट ईयर और इनकी जो वर्तमान आयु और लास्ट ईयर की आयु दोनों की दे रखी है। ये लास्ट ईयर की आयु में बोल देता हूँ, ये इसकी प्रेजेंट ईयर की आयु बोल देता हूँ। ये ए की बात है और ये बी की बात है, इस तरीके से मैं इसको लिख देता हूँ। अगर ए की मैं लास्ट ईयर की बात करूँ 3 है, और उसी के अनुपात में 5 इसकी हो जाएगी, 4 इसकी हो जाएगी इस साल की, यानी प्रेजेंट ईयर की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और इसी तरीके से बी की दी हुई है 5:6। अब आप मुझे बताएंगे, अगर अगर लास्ट ईयर जो है दोस्तों, अगर लास्ट ईयर ए की प्रेजेंट जो लास्ट ईयर की आय है वो 30 है, 3 यूनिट है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 60 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 20 से। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 20 से करता हूँ तो कितना आएगा बोलो, ये मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 60:80 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये भी है आपके पास सामने, कि जो आपकी बी की आय है लास्ट ईयर की वो कितनी है, इसके हिसाब से 5 यूनिट है, इसके हिसाब से कितनी है, इसके हिसाब से 45 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपके पास 45 बन जाएगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9×54 हो जाएगा। अब ये जो आपका रेशियो है ये सेटिस्फाई हो गया, और जब रेशियो सेटिस्फाई हो जाता है वो वैल्यू बन जाता है। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे बोला गया है यदि वर्तमान वर्ष में उनकी आय जो है वो कितनी है, वो 24.12 है। तो मैं वर्तमान वर्ष की बात करता हूँ, ये वर्तमान है मेरे पास, इसको मान लेता हूँ मैं 80, और प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास, 80 + 54x हो जाएगा मान लीजिए। ये मेरे पास कितना दिया हुआ है, ये मेरे पास दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 24.12
24.12 लाख एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी है। एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 0.1 लाख, 0.1 लाख 18 लाख मेरे पास आएगा। हमें क्या पूछा गया है दोस्तों? हमें जो पूछा गया है वो क्या है? हमसे जो पूछा गया है वो है कि यदि वर्तमान वर्ष में, सॉरी पिछले वर्ष ए की आयु, तो पिछले वर्ष ए की आयु कितनी थी बताओ? 60 एक्स थी। तो इसको मान लेता हूँ मैं 60 एक्स प्लस, दूसरी बात मान लेता हूँ किसको, दूसरी बात इसने बोला और बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? 80 है। सॉरी बी की वर्तमान आयु 54 है, तो ये 54 एक्स हो जाएगा। तो ये हमें बताना है कितना हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 114 एक्स, और 114 एक्स में एक्स की वैल्यू रख दीजिए। तो 114 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 0.18। जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा दोस्तों 20.52, 20.52 आपके पास बनेगा, यानी 20.52 लाख आपके पास आंसर बनेगा। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा आप इसको बहुत आसानी से मुझे बता भी सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। ए और बी की वर्तमान आय कितनी दी हुई है? 3:4 दी हुई है। आयु दी हुई है 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होती है? 2:3 हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है 5 वर्ष पूर्व, पहले की बात हो रही है। आपको बताना ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। आपको बताना है ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे 15 हो जाएगी। कर सकते हो आसानी से। देखो एक ही यूनिट का अंतर है और 1 यूनिट 5 साल के बराबर हो जाएगी। हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15। सिंपल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। इसको भी आप आराम से कर सकते हो। देखो 3 व्यक्ति आपको दिए हुए हैं। 3 व्यक्ति कौन कौन है? ए बी सी आपके पास है। सी इसमें नहीं लिखा हुआ, हम अपनी तरफ से लिख देते हैं सी। 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यह निर्णय लिया जाता है कि लाभ का 9% दान किया जाएगा। यदि कुल लाभ आपका कितना होगा? 2.5 लाख का होगा, तो आपको बताना सी का हिस्सा कितना होगा। आपको बताया गया है कि जो कुल लाभ है, अगर कुल लाभ हमारे पास 2.5 लाख हुआ, इसका जो 9% हिस्सा है दोस्तों वो दान कर दिया जाएगा, तो बचा हुआ किस हिस्सा कितना होगा? 91%। अब ये 91% जो हिस्सा होगा वो तीनों को 2:3:5 के अनुपात में मिलेगा। तो आप इसका 91% निकाल लीजिए। 2%, 2 से 2 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो आपके पास आ जाएगी। 25 ही कम 25 हो जाएगा। 25 नंबर 225 और 2 कितना होता है? 227। तो 227 यानी 2,27,000 आपके पास ये पैसा बच जाएगा, जो 2:3:5 अनुपात में बांटा जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे ये किस अनुपात में बांटा जाएगा? 2:3:5 के अनुपात में। ये टोटल कितना है? आप बोलोगे भैया 10 यूनिट। अब ये 10 यूनिट बराबर कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट बराबर आपको दिया हुआ है कितना? 2,27,500। आपको 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। अगर 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 1,1,3,7,5 0, यानी 1,13,750। 1,13,750 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है? 11। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को और करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। यदि 2 प्रकार के अनाज, इसमें एलिगेशन लगाना, सिंपल सा कुछ नहीं करना, बस 2 प्रकार के अनाज आपको दिए हुए हैं, करने की कोशिश करो इसको। 2 प्रकार के अनाज आपको दिए हुए हैं, मूल्य 202 है, एक का मूल्य 250 है, रुपए प्रति किलोग्राम है, 5:7 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम आपको बताना कितना होगा। आपको परिणामी मिश्रण का बताना है कि आप परिणामी मिश्रण को किस किलोग्राम से बेचेंगे, ये आपको बताना है। बता सकते हो उसको, आराम से बता सकते हो, आसानी तरीके से आप इसको बता सकते हो। देखो इसमें क्या लगाएंगे? सीधा सा एलिगेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधा क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे। एक सेकेंड का बस समय देंगे। हाँ जी, एलिगेशन इसमें आपको लगाना है। तो एलिगेशन कैसे लगाओगे बोलो? एलिगेशन कैसे लगाओगे? देखो यदि 2 प्रकार के अनाज जिनका मूल्य क्रम से 202 और, एलिगेशन लगाना सिंपल सा है।
भाई एक अनाज तो हमारे पास 202 रुपए का है, एक अनाज हमारे पास 250 रुपए का है। तो सिंपल से पहली बात तो आपको ये समझनी है। क्या समझनी है दोस्तों? पहली बात तो आपको समझनी है, इसका जो आंसर आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, तो इन दोनों के बीच में तो सारा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो निकालना है वो x निकालना है, और x निकालने के लिए आपको जो अनुपात दिया हुआ है वो 7:5 दिया हुआ है। तो सिंपल तरीके से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 25 पंजे 125 यानी कि 1250, और इसको डिवाइड कर देंगे कितने, 7 5 12 से, बराबर आपके पास आ जाएगा x। आप इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा आपके पास कितना, 6, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 6, और ये हो जाएगा आपके पास 2। इसको डिवाइड आप कर दीजिए 12 से, 12 दूनी कितना होते हैं, 24 होते हैं, बचे आपके पास 2, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, यानी 222 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 222। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है, 12। क्वेश्चन नंबर 12 को आप अच्छे से समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। 40 रुपए की प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी को 48 रुपए की प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 54 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। पहली बात तो ये है, देखो 54 रुपए अगर मैं बेचता हूँ तो उसको 20% का लाभ होता है। तो मुझे लाभ ना कमा के मुझे सिंपल इसका क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। अगर 54 रुपए को बेचता हूँ तो 12% का लाभ होता है, तो 112 पे बिकती होगी वैल्यू। हमें 100% की निकालनी है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे, बोलो, अब सॉरी 120 पे बिकेगी ना, माफी चाहूंगा, 112 नहीं 120 पे, 120 पे बिकेगी। तो एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 540/12 की, तो 12 से इसको डिवाइड करो, देखो 3 से डिवाइड कर दो, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 180 बार कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा 4 बार, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी 45 रुपए में मुझे बेचना पड़ेगा। 45 रुपए में तो आप एलिगेशन लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 40, ये हो जाएगा आपके पास 48, ये हो जाएगा आपके पास 45। रेशियो आप निकाल दीजिए, कितना आएगा, 5:3, सॉरी 3:5 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी का औसत 40 है। इस कक्षा के 5 विद्यार्थी जिनका औसत 52 किलोग्राम है, 42 किलोग्राम है, कक्षा छोड़ देते हैं, शेष 30 विद्यार्थियों का औसत बताना कितना होगा। देखो 35 विद्यार्थियों का औसत 40 है, तो 35 चौक कितने होते हैं, 140, यानी ये हो जाएगा 1400 किलो। जो जाते हैं 5 विद्यार्थी उनका औसत 42 है, तो 42 पंजे कितना हो जाएगा, 210, 42 पंजे आपके पास हो जाएगा 210, यानी 210 किलो माइनस हो गया इसमें से, बचा कितना, ये आप निकाल दीजिए 0, ये बचेगा आपके पास 9, ये बचेगा आपके पास 1, ये बचेगा 1, ठीक है, यानी 1190 किलो आपके पास बचा। आपको यही 1190 किलो किस में बांटना है, 30 छात्रों में, तो आपके पास औसत आ जाएगा 1190 बटे आपके पास कितना हो जाएगा, 30। आप डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से समझो, 19 या कितने होते हैं, 19 से 57 होते हैं, ठीक है, और आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 3 या 9 हो जाएंगे, आपके पास बचेगा कितना, 2, और 3 नम 27 हो जाएंगे, और आपके पास बचेगा 2/3, यानी 39 सही 2/3 आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। 39 सही 2/3, यानी बी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14। ध्यान से इसको समझिए। आपको बोला गया है जोन कुल कार्य का 35% भाग 6 दिनों में पूरा करता है। अगर जोन 35% भाग 6 दिनों में करता है, तो आप मुझे बताएंगे 100% भाग कितने दिनों में करेगा। अगर मैं 100% की बात करता हूँ, यानी पूरे काम की बात करता हूँ, तो कितने दिनों में करेगा, बोलो कितने दिनों में करेगा। ये हो जाएगा 60/35 गुणा आपके पास आ जाएगा 100। तो सिंपल है, कैसे होगा, 600 बटे कितना हो जाएगा, 600/35 हो जाएगा। 600/35 का मतलब हो जाएगा 120/7 दिनों में। 120/7 दिनों में वो पूरा काम कर देगा। अब क्वेश्चन को समझ लीजिए, जोन पूरा काम कितने दिनों में करेगा दोस्तों, 120/7 दिनों में। आपको बोला गया है जिम और जॉर्ज, जिम और जॉर्ज को मैं क्या लिख, ये जॉर्ज है, अच्छा तो जॉर्ज को जी से करो ना, जॉर्ज जोर से बनेगा, जी से जॉर्ज। और आपको बोला गया है जिम और जॉर्ज ये मिलकर इस काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, 12 दिनों में।
मैं मान लेता हूँ दोस्तों 120, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लूंगा, ये मेरे पास 7 आ जाएगा। इसका एलसीएम लूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी यहाँ से मेरे पास जिम की क्या आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास जिम की क्या आ जाएगी, फीस नहीं, जिम की क्षमता आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। आपको बताना है, आपको बताना है कि जिम इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। जिम अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो 120 कार्य है, जिम की क्षमता 3 है, तो कितने दिनों में पूरा कर देगा। आप बोलोगे भैया 40 दिनों में कर देगा। यानी आंसर जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है दोस्तों 15। ध्यान से समझो। ए किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 48 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है और जो बी है वो इस कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। आपको बोला गया 36 और 48 का आप एलसीएम ले लीजिए। देखो 16, 12 ते 36, 12 चौक 48, 3 और 12 12 144 हो जाएंगे। मैं इसका 144 का ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। ये 144 से मेरे पास कितनी बार कर जाएगा। आप बोलोगे भैया 4 बार कर जाएगा, 4 छंग 24, 4 छंग 24, तो 4 बार कर जाएगा। और ये पूरा पूरा 3 बार कर जाएगा। तो इनकी क्षमता 3 और 4 आ जाएगी। आपसे बोला गया है क्वेश्चन में क्या, बी ने इस पर 12 दिन तक काम किया। बी ने इस पर 12 दिन तक काम किया। तो 12 दिन तक कौन काम करता है, बी। तो बी कितने काम करता है, 3 गुणा 12। तो ये काम हो जाएगा बी के द्वारा। और उसके बाद काम छोड़ देता है। तो बी अगर 36 काम कर देता है और 36 काम करके छोड़ देता है, तो शेष काम कितना बचा बताओ। ये जो रिमेनिंग वर्क आपके पास बचा, ये कितना बचा, 36 आप इसमें से माइनस कर देंगे, आपके पास कितना आ जाएगा। आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 12 में से 6 गए आपके पास, सॉरी 14 में से 6 गए आपके पास, 8 बचेंगे। और ये हो जाएगा आपके पास 108। यानी 108 काम आपके पास बचा। अब 108 काम आपको किससे कराना, शेष कार्य आपको ए के द्वारा कराना है। तो ए के द्वारा कराना मतलब कि, मतलब जो शेष कार्य आपका होगा वो 108 काम 4 यूनिट से किया जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 4 सत्ते 28 हो जाएंगे, यानी 27 दिनों में ए इस काम को पूरा कर देगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझो। थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो अच्छा होगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन को समझो और करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि दो पाइप हैं आपके पास और ए और बी एक टंकी को क्रम से है, एक टंकी को क्रम से है 12.5 घंटे और 24 घंटे में क्या करते हैं, भरते हैं। 12.5 घंटे और सॉरी 25 घंटे और 12.5 घंटे में क्या करते हैं, भरते हैं। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों, आपको क्या बताना है, सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन को करने का। आपको जो बताना है, पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगते हैं। 1 घंटा 40 मिनट क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। आपको बताना है, आपको बताना है क्या, आपको बताना है जी, यदि टंकी पूरी भरी गई है तो अकेले रिसाव से टंकी को 70% भाग को कितने समय में खाली कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, मेंस का क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है और आसान है, बहुत आसान है। आप इसको ध्यान से समझेंगे तो कर पाएंगे शायद। आप मुझे बताएंगे दोस्तों, पेन ले लेता हूँ कोई अच्छा सा। आप मुझे बताएंगे, ए मान लेता हूँ मैं, कोई व्यक्ति है मेरे पास, ये किसी कार्य को यानी किसी टंकी को कितने घंटे में भर देता है, 12.5 घंटे में, यानी 25/2 घंटे में भर देता होगा। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी कितने घंटे में भर देता है, ये 25 घंटे में भर देता है। सिंपल है। मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 25। अगर 25 इसका एलसीएम लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1, यानी इनकी क्षमता मेरे पास आ गई। इनकी क्षमता मेरे पास आ गई कि ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन ट्विस्ट क्या है इसमें, ध्यान से समझें। क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि जब रिसाव हो साथ में, तो आप मुझे बताएंगे जो रिसाव हो, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर मैं टोटल काम कराना चाहूँ इनसे, टोटल काम, तो टोटल काम 25 काम है और टोटल क्षमता कितनी है, टोटल क्षमता इनकी 3 है। तो ये इतनी क्षमता में यानी 25/3 घंटों में क्या कर देंगे, पूरा काम कर देंगे। यानी ए और बी मिला करके 25/3 घंटे में क्या कर देंगे, टंकी को भर दिया जाएगा। लेकिन बात क्या है दोस्तों, बात इसमें एक लीकेज और है। तो लीकेज को मैं मान लेता हूँ एल। ये लीकेज होने के कारण इसको यूजुअल टाइम से कितना टाइम अधिक लगता है, इसको यूजुअल टाइम से जो टाइम अधिक लगता है वो है आपका
कितने घंटे? 1 घंटे 40 मिनट। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटे 40 मिनट का मतलब होता है 5/3। तो 5/3 घंटे अधिक लगते हैं, तो मैं इसको मान लेता हूँ 25/3 घंटे लग रहे थे, हिसाब के कारण 5/3 घंटे अधिक लगते हैं। तो आप मुझे बताइए अब कितने घंटे लगेंगे? 3 LCM ले लेंगे, 30 यानी 10 घंटे लगेंगे। ये बात आपको बिल्कुल कंफर्म होगी। अगर मैं बात करता हूँ, देखो सिंपल है। अब मैं ए, बी और सी की क्षमता मेरे पास कितनी आ जाएगी? देखो ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 3 है। तो अगर ए प्लस बी की क्षमता 3 है तो एल की क्षमता कितनी आ जाएगी? एल की क्षमता आ जाएगी मेरे पास 7। ये बात आपको समझ में आ गई? सॉरी, माफी चाहूंगा। ये आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास आ जाएगा कितना? ये आपके पास आ जाएगा 10 घंटे। अभी तो समय आया। अगर ये समय है दोस्तों तो आपको क्षमता निकालनी है, तो क्षमता कितनी हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी भाई 25 काम कराना है मुझे और 10 से कराना है, 10 यूनिट से, तो कितना आ जाएगा इनकी क्षमता? इनकी क्षमता आ जाएगी 2.5। देखो ध्यान से समझेंगे। अभी ये हमारे पास क्या आ रहा था? ये टाइम था। अब क्षमता आ जाएगी, ये हमारे पास इफिशियंसी आ जाएगी। अब आप मुझे बताएंगे, देखो ए और बी की जो क्षमता है दोस्तों, ए और बी की जो क्षमता है, ए और बी की क्षमता प्लस के 3 है। तो मैं इसमें जब 3 प्लस एल करूंगा तो बराबर मेरे पास कितना आना है? 2.5 आना चाहिए। यानी एल की जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0.5 हो जाएगी, 0.5। वो भी किसके? माइनस के, यानी रिसाव करेगा ये। अगर रिसाव ये करेगा दोस्तों तो इसका 70% भाग, 25 लीटर का 70% भाग कितना हो जाएगा? 70/100। और कितने समय में? 70/100 हो जाएगा, माफी चाहूंगा, 70/100 आपको बोला गया है दोस्तों। ये भाग मुझे किससे कराना है? 5 से, तो 5 इसकी क्षमता आ जाएगी, यानी कि 0.5 हो जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों कितना? वो निकल के आएगा आपके पास आंसर इसका 35 मिनट। 35 मिनट आपके पास, सॉरी 35 घंटे आपके पास निकल के आएगा। 35 घंटे आपके पास निकल के आएगा आंसर। 35 घंटे यानी आंसर हो जाएगा आपके पास ए ऑप्शन। जब आप इसको सोल्व करोगे, देखो आप समझ लीजिए ऐसे भी, ये 5 है नीचे, तो 5 कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास आधा है, तो 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। दो दो ऊपर चला जाएगा तो 25 दूनी 50 होंगे, 25, ये ऊपर 50 है नीचे 100 है, तो 5 कितना आ जाएगा? नीचे 2 आ जाएगा। 2 को 70 से डिवाइड करूंगा, 35 आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 17, इसको ध्यान से समझें। ठीक है, यदि ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है, एक स्थान मेरे पास ए है, एक स्थान मेरे पास बी है, इनके जो बीच की दूरी है वो कितनी दी हुई है आपको? इनके बीच की दूरी दी हुई है आपको 144, 144 किलोमीटर इनके बीच की दूरी दी हुई है। दो कार एक साथ चलना एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं ए से, दूसरी बी, बी से चलती है, मतलब ए, एक दूरी क्या है, एक कार क्या है, ए से चलती है, इसको समझ लीजिए ए है, और ये आपके पास बी है। एक चलती है ए से और एक चलती है बी से। यदि वे दोनों एक ही दिशा में चलती है, मान लीजिए ये भी इस दिशा में चल रही है और ये भी इस दिशा में चल रही है, तो दोनों अगर एक दिशा में चलती हैं तो इनको मिलने में जो समय लगता है वो लगता है 12 घंटे का। लेकिन यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 9/8 घंटे में मिलती हैं। तो तेज वाली ट्रेन आपको बतानी, तेज वाली जो गाड़ी है उसकी स्पीड क्या होगी? आप ऐसे इसको समझ लीजिए। एक मैं मान लेता हूँ जो तेज वाली कार है उसकी मेरे पास स्पीड हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगी फास्ट कार मेरे पास। ये स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, मान लीजिए बाइक। तो आप मुझे बताएंगे दोस्तों, जब मैं एक ही दिशा में इनको चलाता हूँ तो जो मेरे को समय लगता है वो कितना लगता है? 144 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो इनके एक को रिटार्डेशन लगा देंगे। रिटार्डेशन का मतलब होगा क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी कि x माइनस के बाई। तो कितना घंटे लगते हैं मेरे को? 12 घंटे लगते हैं। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी? x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 12। यानी जो मेरे पास कार ए है और कार बी की जो क्षमता है, जो इनकी जो स्पीड है, उसका अंतर मेरे पास आ गया 12। दूसरा केस आपको क्या दिया हुआ है? दूसरा केस आपको दिया हुआ है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तो 9/8 घंटे में मिल जाती है। एक दूसरे की ओर चलेगी तो 144 किलोमीटर की दूरी, दोनों एक दूसरे की ओर चलेंगी तो x प्लस वाई की गति से क्या कर देंगे? प्लस की गति से चलेंगी, तो 9/8 घंटे में चलती है। 9/8 घंटे से मतलब क्या हो जाएगा? x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बोलो? यहाँ पे आ जाएगी, 9 से इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा?
16 नंबर 144, तो 128 आ जाएगा, 128। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको बताना है दोस्तों क्या, आपको बताना है कि तेज वाली ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। तो तेज वाली ट्रेन की एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो आपके पास हो जाएगा 2x बराबर, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे 2x बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 70। यानी जो तेज वाली ट्रेन है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी ये ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 18। इसको ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और रेस का क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस रेस के क्वेश्चन को आप बता पाओगे तो मैं मानता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी में हो। हालांकि रेस के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराए भी और इसी मेथड से मैंने इसको क्वेश्चन को कराए हैं और वही मेथड में आपको इसको समझाऊंगा। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। 1000 मीटर की दौड़ में अर्जुन, बालाजी और चरण कौन कौन है। एक तो अर्जुन है, एक बालाजी है और एक है हमारे पास चरण। आपको बोला गया है अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से क्या कर दिया, पीछे कर दिया। अर्जुन ने बालाजी को 100 मीटर से और बालाजी ने चरण को 100 मीटर से हराया। यानी अगर अर्जुन क्या करता है, अर्जुन अगर 1000 मीटर की दूरी तय करता है तो बालाजी जो करता है उस टाइम पे वो करता है कितना, वो करता है 900 मीटर की दूरी तय। और बालाजी अगर 1000 मीटर की दूरी तय करता है तो उसके हिसाब से चरण जो करता है वो 900 मीटर की दूरी तय करता है। आपको इसका अनुपात निकाल लेना है। आप इसका अनुपात कैसे निकालोगे, इनका अनुपात आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको कई बार बताया है। आप इस 1000 को इधर लिख दोगे और आप इस 900 को इधर लिख दोगे, तो आपके पास जो इनका औसत जो रेशियो निकल के आएगा वो ए रेशियो बी रेशियो सी जो आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों कितना, वो निकल के आएगा 100:90:81 निकल के आएगा। ये जो आ जाएगा इनकी चाल का अनुपात आ जाएगा, चाल का अनुपात। ठीक है, ये इनकी चाल का अनुपात आ जाएगा। अब दूसरी बात आपको क्या दिया हुआ है, दूसरी बात आप समझो इसमें, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें क्या, अगली 1000 मीटर की रेस में गति पिछले की तरह है। अगर गति पिछले की तरह है, गति का मतलब क्या होता है, स्पीड, और स्पीड का मतलब होता है चाल। अगर गति अगर गति पिछली रेस की तरह है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों कि अगर गति समान है तो जो इनकी दूरी हो जाएगी उसका अनुपात इनके, ठीक है, उसका ही अनुपात आपको निकालना है। देखो एक बात समझो आप, अगर गति पिछले जितनी है तो आप समझेंगे जो अनुपात आपका निकलेगा वो रेशियो जो निकल के आएगा आपका किसका निकल के आएगा, रेशियो जो आपका निकल के आएगा यहाँ पे अगली जो रेशियो है उसमें ए अनुपात बी अनुपात सी में जो निकल के आएगा। आप इसको समझो, क्वेश्चन को समझो। अगली 1000 मीटर की दौड़ में बालाजी चरण को बालाजी चरण को 100 मीटर की शुरुआत देता है। बालाजी जो क्या करता है 100 मीटर की शुरुआत देता है। अगर बालाजी चरण को 100 मीटर की शुरुआत देगा और उसके बाद और अर्जुन बालाजी को 100 मीटर की शुरुआत देता है तो सिंपल है, अगर अर्जुन मान लीजिए 1000 मीटर की दूरी तय करेगा तो बालाजी कितने मीटर की दूरी तय करेंगे, 900 मीटर की। और इसी हिसाब से चरण कितने की 800 मीटर की दूरी तय करेंगे, क्योंकि एक 100 मीटर का क्या दे रहा है, 100 मीटर की बढ़त दे रहा है, शुरुआत दे रहा है। तो आपको बताना है दोस्तों, अब आप मुझे एक बात बताएंगे, ये इसकी दूरी आ जाएगी, भाई ये इसकी दूरी आ जाएगी। जब गति समान है तो दूरी आ जाएगी, तो आप दूरी से डिवाइड कर देंगे किसको, दूरी से आप चाल को डिवाइड करेंगे तो 40 की कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। इसकी चाल कितनी हो जाएगी, इसकी चाल है 90। इसकी चाल कितनी है दोस्तों, इसकी चाल है 81। आपके पास यहाँ पे जो निकल के आएगा ना, आपके पास यहाँ पे जो निकल के आएगा वो समय निकल के आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास समय, ये आ जाएगा आपके पास समय का अनुपात। तो समय के अनुपात से आप इसको कंपैरिजन कर लीजिए। आप जब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा बोलो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 सेकेंड, यहाँ पे आपके पास 10 सेकेंड आ जाएगा, ये भी आपके पास 10 सेकेंड आ जाएगा, और ये जो आपके पास निकल के आएगा वो निकल के आएगा 9.8। ठीक है, लगभग आपके पास 9.8 निकल के आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, ये इनके समय का अनुपात आ गया, समय का। अब आप बोलोगे भैया समय का अनुपात क्यों लिया आपने, क्योंकि समय का अनुपात लेंगे तभी तो आंसर निकल के आएगा। कैसे, अभी देखना कैसे निकलेगा। आप मुझे बताएंगे दोस्तों, इनकी डिस्टेंस हमें निकालनी है कि इन्होंने कितनी डिस्टेंस चली। आप मुझे बताएंगे डी डिस्टेंस जो चली गई है वो कितनी चली गई है, ए के द्वारा कितनी डिस्टेंस चली गई है आप मुझे बताएंगे।
ए के द्वारा जो डिस्टेंस चली गई है दोस्तों वो कितनी होगी, वो कितनी होगी बोलो। हाँ जी, ए के द्वारा जो डिस्टेंस चली गई है वो चली गई है दोस्तों कितनी, 1000। ए के द्वारा जो डिस्टेंस चली गई है वो 100। और जब इनके आप रेशो अलग करोगे तो इसका जब रेशो आप अलग करोगे दोस्तों तो आपके पास रेशो जो निकल के आएगा, वो जो निकल के आएगा आपके पास मल्टीप्लाई इससे कर देंगे हम किससे, 9.8 से। अगर 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ए के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है वो है 980। उसके बाद अगर बी के द्वारा की मैं बात करता हूँ, बी के द्वारा कितना है 90, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.8 तो कितना आ जाएगा बोलो। ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 882 आपके पास आ जाएगा। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ सी की, तो सी ने कितनी चली होगी डिस्टेंस, सी ने जो डिस्टेंस आपकी चली होगी दोस्तों वो कितनी चली होगी, वो चली होगी 1000 मीटर, पूरी पूरी 1000 मीटर डिस्टेंस चली होगी। अब आप देख लेंगे, बस इसको निकाल लेंगे सिंपल तरीके से, आप इसका आंसर निकाल देंगे। कैसे निकालोगे देखो, ध्यान से समझो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनका डिस्टेंस आ जाएगा बी और ए और सी के हिसाब से मैं इसको चलाता हूँ। सी ने कितनी दूरी तय करी 1000 मीटर, ए ने कितनी करी 980 और बी ने कितनी करी 882। आपको बताना है कि वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसे विजेता ठीक पीछे वाले व्यक्ति से हरा है। तो वह दूरी कितनी हो जाएगी बोलो, वह दूरी हो जाएगी आपकी कितनी 20। तो वह दूरी हो जाएगी आपके पास 20 मीटर। आपको बात अच्छे से समझ में आ गई, आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, 20 मीटर आपकी दूरी हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 900 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। 900 मीटर की ट्रेन है और 900 ही मीटर का हमारे पास प्लेटफॉर्म है। आप मुझे बताएंगे कितना समय लेगी। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बात आएगा आपके पास 1800। 1800 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 18 छक्का 108 होते हैं और 6 पंजे 30 होते हैं, तो 30 से डिवाइड कर देंगे। ये एक जीरो से आपके पास एक जीरो कट जाएगा, 3 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 60 सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। आपके पास 60 सेकंड आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। क्वेश्चन नंबर 20 से आप इसको ये घर से करके बताना है, मैंने आपको कल भी इस तरीके का क्वेश्चन एक कराया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। के का मान ज्ञात कीजिए जिसे के 5 3 2 0 6 के 6 से क्या हो जाएगा पूर्णतः विभाजित है। अगर 6 से पूर्णतः विभाजित तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट की संख्या सम होनी चाहिए, क्योंकि 6 किस किस का मल्टीपल है, 3 और 2 का। और कोई संख्या 3 और 2 से डिवाइड होगी तो इसका मतलब तभी वो 6 से डिवाइड होगी। 2 से डिवाइड होने का मतलब है कि लास्ट की संख्या सम होनी चाहिए। तो आंसर बी नहीं हो सकता, आंसर डी नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा वो चेक करेंगे। अगर मैं रखता हूँ 4 तो मेरे पास आ जाएगा 4 5 3 2 0 6 और 4। इसका मतलब है कि संख्या देखो 2 से तो डिवाइड है, आपको 3 से और डिवाइड करके देख लेनी है। 3 से डिवाइड का मतलब है कि डिजिटल सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 और 5 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 बना के काटते रहो, 3 बना के काटते हो या 3 का मल्टीपल, 3 कट जाएगा 6 कट जाएगा, ये भी 6 कट जाएगा आपके पास और ये भी कट जाएगा, तो पूरा पूरा कट रहा है 3 से, यानी कंप्लीटली 3 से डिवाइड है। तो संख्या आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, यही हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा आपके पास ए। आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। यदि संख्या 87M6203 M 6 से विभाजित तो M का मान बताना। बहुत आसान से बता सकते हो, ये नहीं हो सकता, आपको बताना है M का मान। M के सभी संभावित मानों का योग बताना कितना होगा, कितना योग हो सकता है M का सभी संभावित मानों का, ये आपको बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माना कि M और N का महत्तम समावर्तक A है और N बराबर AB है, तो M और N का लघुत्तम समावर्तक बताना क्या होगा। अगर मैं मान लेता हूँ M और N का महत्तम समावर्तक HCF, अगर HCF आपको दिया हुआ है कितना, HCF आपको A दिया हुआ है, तो मैं एक संख्या तो मान लेता हूँ दोस्तों कितनी, और आपको दिया हुआ है कि N बराबर आपके पास हो जाएगा A इंटू बी, तो मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या मेरे पास हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ठीक है A इंटू बी मान लेते हैं, एक मान लेता हूँ मैं कि A इंटू सी आपके पास हो जाएगी। अगर ए सी और ए बी की अगर मैं बात करता हूँ, ए सी और ए बी की, ये मान लेता हूँ एम की वैल्यू, तो एम और एन का तब मेरे पास क्या आ जाएगा, एच एफ ए आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि मुझे ए निकालना था। ध्यान से समझो बस, आपको यहाँ सी कुछ भी मान सकते हो आप,
मुझे क्या करना था कि m और n का HCF a बनाना है, तो मैं a इसमें से कॉमन रखूंगा तो a कॉमन आ जाएगा, यही कॉमन मेरे पास क्या हो जाएगा HCF। तो HCF बराबर मेरे पास आ जाएगा a। तो इनका एलसीएम और आप निकाल दीजिए बस। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a b और c हो जाएगा। और b और c, a और c की वैल्यू आपके पास m है, तो आपके पास m इंटू बी कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। आपको इसका एलसीएम चाहिए था, एलसीएम, तो ए एम इंटू बी यानी कि सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे, आपको बताना है, जिससे 554, 714 और 213 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है, 43 बचता है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि पहली एक संख्या ले लेता हूं मैं 554, इसमें से मुझे 43 माइनस कर देना है क्योंकि शेषफल बच रहा है। 43 माइनस करूंगा कितना बचेगा, 0। 43 है ना, उल्टा क्यों लिख दिया मैंने। 43 अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा बोलो। अरे यार क्या हो रहा है यार। 43 अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा, देखो एक बचेगा यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे भी एक बचेगा यानी कि 511। अब 511 देखो, 511 किससे डिवाइड हो रहा है, 511 95 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये तो आंसर मेरा नहीं हो सकता। अगर मैं बात करता हूँ उससे बड़ी संख्या मेरे पास 83 है, अगर मैं 83 से इसको डिवाइड करूँ तो देखो कितनी बार होगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, और 8 छंग 48, 36 18, तो कितना आ जाएगा बोलो। अगर मैं 6 की मल्टीप्लाई करूँ 6 18 हो जाएगा, और 6 8 48 और 1 49, यानी कि हमारे पास 498। तो 498 आ रहा है इसका मल्टीपल, तो ये 83 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 73 से चेक करके देखो, 73 से अगर मैं चेक करके देता हूँ तो कट जाएगा। देखो मैं इसको 7 से डिवाइड करके देखता हूँ, 7 या 21 का 1 हो जाएगा, 7 7 49 और 51 हो जाएगा। तो पूरा पूरा मेरा 73 से डिवाइड हो जाएगा, 73 आंसर हो जाएगा। यानी आगे चलते हैं, एक ही आंसर चेक करने से हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 25। ठीक है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है बाई माइनस 1/बाई, आपको दिया हुआ है दोस्तों 4। आपसे पूछा है बाई की पावर 6 प्लस 1/बाई की पावर 6 की वैल्यू। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, आप इसको ये भी तो लिख सकते हो कि बाई स्क्वायर की पावर 3 और प्लस 1/बाई स्क्वायर की पावर 3, ये भी तो लिख सकते हो। तो मैं इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ आपको। ये अगर मैं बात करता हूँ बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी बताओ। ये आ जाएगा मेरे पास 4 चौक 16, और क्योंकि माइनस का बनेगा अंदर, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो 18 आ जाएगा मेरे पास, 18 मेरे पास आ जाएगा। यानी बाई स्क्वायर प्लस 1/बाई स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है बाई की पावर 6, तो मुझे क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। अगर मैं क्यूब करूंगा तो बाई की पावर 6 हो जाएगा प्लस 1/बाई की पावर 6 हो जाएगा, और बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका क्यूब, तो 18 का क्यूब हो जाएगा। तो 18 का क्यूब माइनस के हो जाएगा 3 × n, तो 3 × n हो जाएगा 3 × 18। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो मैं इसमें से 18 कॉमन ले लूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। नीचे बचेगा मेरे पास 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में से 3 घटाऊंगा तो 321 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, तो यूनिट डिजिट में मेरे पास जो बचना चाहिए वो 8 बचना चाहिए, क्योंकि 18 की 321 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास आएगा यूनिट डिजिट पर 8, और यूनिट डिजिट पर 8 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा 5 डबल 7 और 8, यानी 5778 मेरे पास आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 26। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 और 8.4 दी हुई है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 8.2। तो विकर्ण कितने दिए हुए हैं, इसका समचतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 d1 × d2। वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 10 गुणा कितना हो जाएगा 8.2 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा आपके पास 41 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कितना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 27। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, कैलकुलेटिव तो नहीं है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके दो भुजाओं की लंबाई कितनी है, 4 और 5, और उनके बीच का जो हमारे पास कोण है वो 45 है। तो सिंपल तरीके से आपको इसमें क्या लगाना है, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना है। ये त्रिभुज हो जाएगा, मान लीजिए इसकी एक भुजा 4 है, इसकी एक भुजा 5 है, और बनाने वाला जो कोण है वो कितना है, 45 है। तो आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 1/2 × a × b साइन थीटा।
ए भी साइन थीटा है, तो 1/2 इंटू ए कितना मेरे पास है 4 है, मल्टीप्लाई 5 है, और साइन थीटा का मतलब हो जाएगा कितना, साइन 45 1/√2 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 10, तो 10/√2 का मतलब हो जाएगा 5√2। 5√2 मेरे पास सही उत्तर आ जाएगा, 5√2, यानी कि डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 28। क्वेश्चन नंबर 28 को करने की कोशिश करो, ध्यान से इसको समझो। अक्षरों एल, एम, एन और ओ का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो, हमें कोई स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ कि हमें 2 अंकों का, 2 लेटरों का क्या बनाना है, अक्षर बनाना है, 1 लेटर का अक्षर बनाना है, कितना बनाना है, कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। आप मुझे बताओ, अगर मैं 4 लेटर का अक्षर बनाता हूँ तो कितने लेटर के अक्षर बन सकते हैं। 4 लेटर का अगर मैं अक्षर बनाता हूँ तो कितने अक्षर बन सकते हैं, बोलो। सिंपल तरीके से मेरे पास कितने अक्षर बन सकते हैं। हाँ जी, अगर मैं 4 लेटर की बात करता हूँ तो 4 लेटर ही मेरे पास दिए हों। इसको कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपको बताना है कि कितने शब्द इसके बनाए जा सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे, अगर 4 लेटर की बात करता हूँ तो 4 लेटर की बात करता हूँ तो कितना, अगर 4 अक्षरों के शब्द की बात करता हूँ तो कितने तरीके से बनाया जा सकता है दोस्तों। फैक्टोरियल 4 तरीके से बनाया जा सकता है। अगर 3 अक्षरों के शब्द की बात करता हूँ तो कितने तरीके से बनाया जा सकता है। आप बोलोगे भैया 3 अक्षरों की अगर आप बात करते हो तो 4 गुणा 3 गुणा 2, क्यों, क्योंकि 3 अक्षर यानी कि 1 2 3, इसको 4 तरीके से भर सकता हूँ, इसको 3 तरीके से भर सकता हूँ, इसको 2 तरीके से भर सकता हूँ। ऐसे ही मेरे पास 2 लेटर को किस तरीके से कर सकता हूँ, 2 लेटर को 4 और गुणा 3 तरीके से भर सकता हूँ। और अगर 1 लेटर का मुझे वर्ड बनाना पड़ेगा तो 1 लेटर को मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ, तो 1 गुणा 4 मेरे पास आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व करो। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, ठीक है, और ये भी मेरे पास कितना आएगा, 24 आएगा। ये मेरे पास कितना निकल के आएगा, 12 आएगा। ये मेरे पास निकल के आएगा 4। ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 64। तो 64 तरीके से आप इसके वर्ड बना सकते हो, 64। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपके पास ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 29। कई बार मैं आपको ये क्वेश्चन करा सकता हूँ, करा दिया मैंने आपको, तो आप इसको कर सकते हो, या मैं आपको कराई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बोला गया है मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है ताकि स्वरों और व्यंजनों की तुलना में स्थिति सेम बनी रहे, वैसी ही बनी रहे। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मैनेजमेंट के शब्द को ले लेना है। मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट वर्ड में से आपको स्वर अलग कर देने हैं, व्यंजन अलग कर देने हैं। स्वर को वोवेल्स, व्यंजन को कॉन्सोनेंट, या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। इसको लिख लेता हूँ मैं कितना, स्वर, इसको लिख देता हूँ व्यंजन। बताओ स्वर कितने हैं, 1 2 3 4, 3 ही स्वर है मेरे पास, 4 स्वर हैं, ए और ई। ठीक है, अब व्यंजन कितने हैं, एम, एन, जी, एम, एन और टी। बस सिंपल तरीके से आप इसको सोल्व कर दीजिए। कितना आ जाएगा बोलो, इसको कितने तरीके से कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 4, और जितने लेटर रिपीट हो रहा है उसको डिवाइड कर दो, फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 2, फिर गुणा, क्योंकि और दिया हुआ है इसमें बीच में। मैनेजमेंट में कितने वर्ड है, आप बोलोगे भैया इसमें है 6 वर्ड, तो 6 फैक्टोरियल तरीके से। अब कितने रिपीट है, एम रिपीट है तो फैक्टोरियल 2 गुणा एन रिपीट है तो फैक्टोरियल 2। आप इसको सोल्व करोगे कितना आएगा बोलो, इधर कर लीजिए सोल्व। सोल्व करोगे कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, तो 24 बटे कितना होगा, 2 दूनी 4, तो 24/4 का मतलब होता है 6 गुणा 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 700। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होता है, 720/4 करूंगा तो कितना आएगा, 24 चौक 96 आ जाएगा। नहीं, 18 चौक 72, 18 चौक 72 होता है ना, तो 18 चौक 72, तो ये हमारे पास 180 आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा बोलो, ये आएगा मेरे पास 1080। 1080 मेरे पास सही उत्तर आ जाएगा, 1080, यानी कि डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आखिरी हमारी आज की क्लास का है। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक सिक्के पे चित आएगा और दूसरे सिक्के पे पट, यानी एक पे हेड एक पे टेल। भाई 2 सिक्कों को उछाले जाएंगे तो 2 की पावर 2 के तरीके से इसको क्या आएगा, इसके आउटकम बनेंगे, यानी कि एक बार तो चित और चित आ सकता है, मतलब टेल टेल हो सकता है, एक बार हेड हेड हो सकता है, एक बार हेड आ जाए टेल आ जाए, एक बार टेल आ जाए और हेड आ जाए।
तो आपको क्या बताना है, ये तो हमारे पास टोटल आउटकम हो गए। आपको बताना है कि ऐसे कितनी प्रायिकता है जिसपे एक पे चित हो और एक पे हेड हो। तो एक पे चित है, एक पे पट है, यानी एक पे हेड एक पे टेल, दो है फेवरेबल आउटकम। तो दो फेवरेबल आउटकम हमारे पास और टोटल आउटकम है हमारे पास 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताना है। 30 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाए ये भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। आपको अगर इस तरीके से ही लेवल चाहिए तो इस तरीके से आपको, अगर मतलब जिस तरीके से भी आपको लेवल चाहिए आप सजेस्ट करके बता सकते हैं। आपको सजेशन ओपनली आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स247। यहाँ पे आप ऐड हो सकते हो और यहाँ पे आप इसकी क्या ले सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताना। और इसकी पीडीएफ आपको, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी थोड़ी देर के बाद। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।